ऑल राइट, तो टॉपिक्स जो आज हम कवर करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ। आई थिंक आज इतने ही कवर करेंगे एंड देन आफ्टर दैट रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी या जिन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है और उनके कॉम्बिनेशन पैरेलल एंड सीरीज या उनकी जो भी एप्लीकेशंस है डेली लाइफ में, दैट वी विल डू। एंड देन उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स एंड उसकी एप्लीकेशन जो है हमारी डेली लाइफ के अंदर, राइट। एंड देन फाइनली इलेक्ट्रिक पावर और उसका रिलेशन क्या है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के साथ, राइट। ओके, किसी को कोई डाउट अभी तक किसी भी टाइप का? ऑल राइट, तो अच्छा प्लीज बीच में माइक ऑफ करके ना यू कैन आस्क मी एनीथिंग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और किसी को भी किसी तरह की हेजिटेशन करने की जरूरत नहीं है, चाहे जैसा मर्जी डाउट हो वो, एंड प्लीज आस्क, ठीक है। मतलब हम स्कूल के अलावा यहाँ क्लासेस लगा रहे हैं तो उसका पर्पज यही है कि अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, राइट। ऑल राइट, सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक्स के बारे में, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल क्या होता है? एनीवन? चार्ज पार्टिकल क्या होता है? व्हाट इज अ चार्ज पार्टिकल, कोई बता सकता है? Object having a charge in it. चार्ज किस टाइप का चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। यस, राइट, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल वो है जिसके पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो सवाल यह है कि इलेक्ट्रिक चार्ज वो आता कहां से है, राइट। तो एक नॉर्मल एटम के अंदर, फॉर एग्जांपल यहां हम एक लिथियम एटम की बात कर रहे हैं, राइट, लिथियम एटम की बात कर रहे हैं। एक नॉर्मल एटम में, एक न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू प्रोटॉन्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पता होगा सभी को, 9th स्टैंडर्ड में हमने किया आई गेस। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड देन आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो हर एटम के अंदर जो कि न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो नंबर है वो सेम होता है, राइट। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, राइट। सो एक हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो चार्ज आ जाता है, जीरो चार्ज। तो एक हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ना ही वो चार्ज नहीं है, ना ही वो पॉजिटिवली चार्ज है, ना ही वो नेगेटिवली चार्ज है। तो एक्वायर कब करता है कोई भी पार्टिकल चार्ज? वो तब एक्वायर करेगा जब उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उन दोनों के बीच में मिसमैच है, राइट। फॉर एग्जांपल इस केस में देखिए आप, दिस इज अ लिथियम पॉजिटिव आयन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये लिथियम पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव क्यों होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन उसमें से मिस हो जाएगा, राइट। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोटॉन्स को काउंटर करते हैं, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने प्रोटॉन्स है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन मिस हो गया है तो इसका मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। क्लियर है यहां तक? यस सर। कोई डाउट? ओके, ठीक है। तो लिथियम पॉजिटिव के अंदर क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो इस केस में मिस हो गया है, ठीक है। तो इस वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो है 3 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो है 2। 3 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यानी कि 3 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव। तो क्या बचा हमारे पास? एक पॉजिटिव। सो लिथियम पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन कम है। अगर इस शेल में हम एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे पास? 4 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन्स का मतलब है हमारे पास -1 एक्स्ट्रा है। सो दिस -1 मींस नेगेटिव चार्ज, लिथियम माइनस, राइट। तो एक कोई भी पार्टिकल चार्ज कैसे एक्वायर करता है? जब उसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का मिसमैच हो जाता है।
अगर प्रोटॉन एक्स्ट्रा है तो वो पॉजिटिवली चार्ज है, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वो नेगेटिवली चार्ज है, राइट। ओके, तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज है कूलोम। कूलोम ये ऐसा यूनिट है चार्ज का, ठीक है। चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलोम्स में, इसको लिखा जाता है सी, इसका सिंबल है सी, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि एक कूलम से बहुत छोटा होता है इलेक्ट्रॉन के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो बहुत कम होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, 1 इलेक्ट्रॉन। और 1 प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और एक कूलम को हम फिर कैसे डिफाइन करते हैं? इतने इलेक्ट्रॉन्स पे जितना चार्ज होगा, दैट विल टोटल टू 1 कूलम। अगर इसको 6 इंटू 10⁻18 को हम मल्टीप्लाई कर दें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली जो आएगा वो 1 आ जाएगा, तो 1 कूलम। सो 1 कूलम के अगर हम डिफाइन करना चाहे तो कैसे करेंगे? 1 कूलम इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन्ड इन नियरली 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? यहां तक बेसिक्स क्लियर है? यस सर। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखो, रिवर्स में जो वाटर चल रहा होता है ना, उसको हम बोलते हैं वाटर करंट। वाटर जो है वो बह रहा है, नदी का जो रास्ता है, रिवर का जो रास्ता है, उसमें से वो बह रहा है, तो उसको बोलते हैं वाटर करंट। सिमिलरली, जब चार्ज पार्टिकल्स, जो चार्ज पार्टिकल्स हमने पीछे पढ़े, पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज कोई भी, जब वो चार्ज पार्टिकल्स एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के थ्रू पास कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्ट्रीम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स, यानी कि एक लगातार जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो एक कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहे हैं, सो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये जैसे इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे, ये मेरा कंडक्टर है, सपोज कॉपर वायर है या एनी कंडक्टर, एनी मेटल कंडक्टर। एक गिवन एरिया में से ये चार्ज Q, चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। Q चार्ज ये इसमें से पास कर रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। कोई डाउट? नो सर। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट हम कहते हैं कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम, ठीक है। अमाउंट ऑफ चार्ज Q इन अ यूनिट टाइम मींस T टाइम। सो करंट जो कि हम करते हैं रिप्रेजेंट I से, I इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय T। सो इलेक्ट्रिक करंट इज अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through a particular area in unit time। क्लियर है यहां तक? यस सर। चार्ज चार्ज कंडक्टर में से मूव कर रहा है, कितना चार्ज पर यूनिट टाइम, राइट। सो दैट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर। एम्पियर, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इस बंदे के नाम पे एम्पेयर रखा गया, इसका नाम है आंद्रे मेरी एम्पेयर। साइंटिस्ट था, इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में काफी इसने काम किया, तो इसके नाम पे एम्पेयर रखा गया, ठीक है। और एम्पेयर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जब एक कूलम का चार्ज एक कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में। हमने करंट की क्या फॉर्मूला पढ़ा है? I इज इक्वल टू Q बाय T। Q मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया 1 कूलम, और कितना टाइम है? 1 सेकेंड, तो इसको हम डिफाइन करते हैं 1 एम्पेयर। डाउट किसी को? नो सर। एम्पेयर की डेफिनेशन क्लियर है? जब एक कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में एक कंडक्टर के थ्रू पास कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं 1 एम्पेयर, राइट। 1 एम्पेयर इज अ बिग यूनिट, तो उसके छोटे यूनिट्स भी हम यूज करते हैं, यानी कि मिली एम्पेयर,
मिली एम्पेयर यानी कि 10⁻³ एम्पेयर, राइट, यानी कि 0.001 एम्पेयर, मिली एम्पेयर। और एक उससे भी छोटा होता है, वो होता है माइक्रो एम्पेयर, यानी कि 10⁻⁻⁶। इस क्वांटिटी के जो करंट्स होते हैं, इतने छोटे करंट्स सेमीकंडक्टर्स में यूज होते हैं। जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, या आपका मोबाइल है या आपका लैपटॉप है, तो उसके बीच में जो करंट की वैल्यूज होती हैं बहुत कम होती हैं, मिली एम्पेयर्स में होती है, राइट। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का जो ये छोटा यूनिट है, ये काफी यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए, ओके, ट्राई दिस न्यूमेरिकल। एक 0.5 एम्पेयर का करंट है, इट इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 minutes. So what you have to find out, the electric charge that flows through the circuit. Please करिए try. Sir, 50 coulomb. 50 कूलम, ओके। किसी और ने ट्राई किया? सर 300 कूलम। 300। ओके, एक somebody said 50 coulombs and somebody said 300 coulomb, और कोई? Sir, 300 coulomb. ओके, सो 300 कूलम के फेवर में ज्यादा है। और सर 300 कूलम। ओके, तो चलिए देखते हैं, लेट्स चेक, राइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Q बाय T। Q इज चार्ज, T इज टाइम एंड I इज करंट। तो करंट हमें दिया हुआ है 0.5 एम्पेयर, और Q कितना है? Q हमें निकालना है। एंड टाइम कितना है? यहां पे मैं क्या लिखूंगा? 10 लिखूंगा, सेकंड में लिखेंगे। सेकंड्स में लिखेंगे। यस। तो जिन्होंने 50 कूलम 600 जिन्होंने 50 कूलम बताया है, एक तो उन्होंने मिनट्स को सेकंड्स में नहीं किया है, और सेकेंडली नहीं भी किया है तो भी उनकी कैलकुलेशन गलत है, क्योंकि 10 को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 5। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है? ऑलवेज यूज एसआई यूनिट, राइट। एसआई यूनिट क्या है? मास का होता है केजी, राइट, और टाइम का होता है सेकेंड्स, जिसको हम एस भी लिखते हैं, और आपका डिस्टेंस का होता है मीटर, राइट। और जो बाकी चार्ज का है हमारा, सॉरी, चार्ज का है सी, राइट। तो 10 मिनट्स को हम पहले करेंगे 60 सेकंड्स में कन्वर्ट। तो मिनट्स को सेकंड्स में करने के लिए विल मल्टीप्लाइड बाय 60। तो Q मेरा आ गया 0.5 इंटू 600, सो दैट इज 300 कूलम। ओके, डाउट है किसी को? No, sir. ठीक है, हमेशा No, SI sir. यूनिट, ऑलवेज SI यूनिट यू हैव टू यूज। अगर कोई भी तुम्हें दिया हुआ है उसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लोगे तो कभी भी धोखा नहीं खाओगे, ठीक है। ऑलवेज SI यूनिट, राइट। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, तो हम अभी तक बात कर रहे हैं कि सर कंडक्टर में चार्ज फ्लो हो रहा है, इतने पर यूनिट टाइम फ्लो हो रहा है, उसको करंट कहते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि चार्ज फ्लो क्यों हो रहा है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमें ये एक एनालॉजी यूज करेंगे, ठीक है। ये मेरे पास दो टैंक हैं, वाटर टैंक 1 एंड वाटर टैंक 2। क्या इसमें पानी का लेवल सेम है या अलग है? सेम है। Same. सेम है, ओके। तो क्या ये पानी यहां से यहां जाएगा? नो सर। नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही लेवल पर है, सेम हाइट। तो लेवल में कोई डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, कोई यहां से पानी यहां नहीं जाएगा। ओके, इस केस में जाएगा? Yes, sir. यस यस सर। सर। इस Yes, केस sir. में जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी की जो हाइट है वो ज्यादा है। तो पानी की हाइट ज्यादा होने से क्या हुआ? कोई बता सकता है मुझे? प्रेशर इंक्रीज। Water press. वाटर प्रेशर, ओके। वो प्रेशर किस वजह से है? सर बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी। ग्रेविटी। ग्रेविटी, यस, ओके। तो ग्रेविटी की वजह से मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है, याद है पोटेंशियल एनर्जी?
Yes, sir. Yes, sir. Due to height. ड्यू टू हाइट, राइट? सो एम जी एच जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, राइट? वाटर टैंक 1 की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और वाटर टैंक 2 की पोटेंशियल एनर्जी कम है। किसी को डाउट है इसके अंदर? No, sir. No, sir. हाइट ठीक नो है, सर। कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। ओके, तो इस लेवल और इस लेवल के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? क्लियर है? ये इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है जिसकी वजह से ये वाटर यहां ट्रेवल कर रहा है, ठीक है? सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है, एक कंडक्टर के बीच में, सपोज मेरे पास ये कंडक्टर है, ठीक है, दिस इज अ कंडक्टर, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजह से जो यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो यहाँ मूव कर रहे हैं, ठीक है? सो व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स व्हेन कनेक्टेड बाय अ कंडक्टर। क्लियर है? जैसा वाटर टैंक में पोटेंशियल डिफरेंस था, वैसे ही कंडक्टर में भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। जब वो पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट करेंगे तो चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट है इसको? प्लीज ये वाला टॉपिक, ये वाला कॉन्सेप्ट ना थोड़ा सा मतलब समझने वाला है, तो इसमें किसी को किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज मेरे को बता देना, ठीक है? तो क्लियर है अभी? Yes, sir. Clear है. ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे क्रिएट करते हैं? इससे, इसका एक टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे होता है और एक टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे होता है, राइट? तो इन दोनों के बीच में क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम कहते हैं वोल्टेज। जब सेल खत्म हो जाता है, जब सेल वीक हो जाता है, तो ये दोनों एक पोटेंशियल पे आ जाते हैं, इस वजह से करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। क्लियर है? यस सर। तो जब तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक पावर सोर्स, जो कि है ये बैटरी। मैंने एक वायर लगा दी, बीच में एक बल्ब लगा दिया और करंट फ्लो होना शुरू हो गया और ये बल्ब लाइट अप कर गया। ठीक है? क्लियर है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस वाटर में था और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से पानी बड़े वाले ज्यादा हाइट वाले वाटर टैंक से नीचे वाले वाटर टैंक में आ रहा है, सिमिलरली इन दो पॉइंट्स में एक पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है और उस हायर पोटेंशियल से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं लोअर पोटेंशियल की तरफ। ओके, ठीक है? क्लियर है? चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन की। आपकी बुक्स के अंदर जो डेफिनेशन दी हुई है, वो एक्चुअली जो डेफिनेशन है वो उस कॉन्सेप्ट में है जो आपको 11th में आएगा। ठीक है? तो एग्जाम में जब वो डेफिनेशन आए तो चाहे आप डेफिनेशन वही लिख देना जो बुक में लिखी हुई है, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन किया गया है। राइट? चलिए ये एग्जांपल देखते हैं। ये मेरा घर बना हुआ है बहुत हाइट पे, ठीक है? सपोज 30 फीट की हाइट का डिफरेंस है, 30 फुट ऊंचा मेरा घर बना हुआ, और यहाँ पे मैंने वाटर का एक पंप लगा रखा है अपने टैंक में पानी चढ़ाने के लिए। तो ये पानी, ये पंप जब पानी को यहां से यहां लेकर जा रहा है, तो क्या ये कुछ वर्क कर रहा होगा? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है? चाहे तो ये पंप पानी ऊपर लेके जा रहा है, या फिर ये कर सकता हूं कि मैं खुद बाल्टी भर के और ऊपर ले जाऊं। इस केस में मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन द थिंग इज कि वर्क हो रहा है, चाहे वो पंप कर रहा है चाहे मैं कर रहा हूं। अब मैं जब पानी को यहां से उठाकर यहां लेकर गया तो इस पानी का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, यस और नो?
Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि मैंने हाइट Yes, इंक्रीज कर sir. दी। Yes, sir. ठीक है, मैंने हाइट इंक्रीज कर दी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। किसी को वर्क एनर्जी थ्योरम याद है कि जितना हम काम करते हैं उतनी Yes, एनर्जी sir. बढ़ जाती है, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वर्क किया और इसकी ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। ओके, अब सॉरी, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक वाली साइड। अब ये मेरे पास एक सपोज एक बैटरी है, ठीक है, इसके अंदर सपोज करो ये जो चार्जेस हैं ये रैंडमली एक दूसरे के साथ घुल मिल के पड़े हुए हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इन पे किसी तरह वर्क करके इनको सेपरेट कर दिया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मेरे यहां पड़े हुए हैं और नेगेटिव चार्ज जो है मेरे यहां पड़े हुए हैं, नेगेटिव चार्ज यहां पड़े हैं और पॉजिटिव चार्ज मेरे यहां पे पड़े हुए हैं। मैंने इन पे कुछ वर्क किया और ये मैंने क्रिएट कर दिया इनके बीच में ये पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो जो मैंने यहाँ पे वर्क किया, वर्क डन बाय मी, वर्क डन चेंजेस टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पानी वाले केस में मैंने जब काम किया था तो मेरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया था पानी का, राइट, हाइट जब मैंने चेंज करी थी। क्लियर है? Yes, sir. तो सिमिलरली जब मैंने काम किया तो मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। मैंने चार्जेस को सेपरेट कर दिया, कोई फोर्स लगा के, किसी भी तरह की फोर्स लगा के मैंने चार्जेस को सेपरेट कर दिया। उस सेपरेट करने में मुझे वर्क करना पड़ा, उस वर्क करने से मैंने ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को फिर हम कैसे डिफाइन करते हैं? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क जो मैंने किया एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है इसमें? No, sir. चलिए, ठीक है, तो ये मैंने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो उसको मैंने कैसे डिफाइन किया? द अमाउंट ऑफ वर्क इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स क्या हो जाता है? वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट से मैंने आपको ये चीज समझाई है। बेसिकली ये 11th में कॉन्सेप्ट आएगा, जो लोग नॉन मेडिकल करेंगे ऑप्ट, तो वो आगे पढ़ेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, राइट। तो वो कॉन्सेप्ट अभी हम नहीं देख रहे, तो मैंने आपको सिंपलिस्टिकली बता दिया कि वर्क डन का क्या मतलब है, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया अमाउंट ऑफ वर्क इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट को हमने इस तरह से डिफाइन कर दिया, वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। ठीक है, क्लियर है? ये यहाँ पे मेरा हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है। चार्जेस मेरे यहां से मूव करके और यहाँ इसको बल्ब को लाइट करके और ये वापस लो पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें। किसी को भी कोई डाउट प्लीज आस्क मी। चलिए, ऑलराइट। तो एसआई यूनिट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का? एसआई यूनिट चार्ज का क्या था? कूलोम्ब। Coulomb. कूलोम्ब, ठीक है। और मैंने क्या किया, वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? Joule. Joule. जाउल। वर्क का एसआई यूनिट होता है जाउल। तो 1 joule ऑफ वर्क इज डन पर कूलम्ब ऑफ चार्ज, इसको हम बोलते हैं 1 वोल्ट। ये लिखा हुआ, ठीक है। व्हाट इज 1 वोल्ट? 1 वोल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another। ठीक है, ऐसे हम 1 वोल्ट को डिफाइन कर देते हैं। क्लियर है? चलो, ओके, प्लीज ये अटेम्प्ट करिए। Twenty-four, sir.
24 और कोई 24 क्या 24 joule. 24 volt. 24 वोल्ट ओके और कोई Joule, sir. Sir, sorry, Sir, joule. 24 joule. जूल आएगा 24 जूल ठीक है कैसे आया V क्या है Q सॉरी W डिवाइड बाय Q W इज वर्क और Q इज चार्ज तो V हमें दिया हुआ है 12 वोल्ट W हमें निकालना है Q कितना है 2 कूलम तो W आ गया 12 इंटू 2 24 और क्या आएगा जूल्स ठीक है न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते रहा करो प्रैक्टिस करते रहा करो न्यूमेरिकल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट राइट ठीक है न्यूमेरिकल सॉल्व करने से क्या होता है कि आपकी कंसेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो और बढ़ती है राइट जब तक आपने जो पढ़ा है वो आप न्यूमेरिकल्स में अप्लाई नहीं करेंगे तो आपकी जो कंसेप्ट की क्लैरिटी है वो इम्प्रूव नहीं होगी तो न्यूमेरिकल्स करते रहिए अच्छा आप लोग बुक कौन सी फॉलो करते हैं सभी स्कूल में दिनेश स्कूल में सर एनसीईआरटी चल रही है, घर पे अलग करते हैं। ओके घर पे कौन सी करते हो वैसे दिनेश सर। दिनेश ओके और सभी दिनेश ही करते हैं No, sir, S. Chand Lakhmeet Singh. एस चांद की मेरे पास है बुक एस चांद की बुक भी मुझे ठीक लगी अच्छी है बुक एस चांद की भी एनसीईआरटी की भी बहुत अच्छी है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए और एस चांद की भी अच्छी है ठीक है और दिनेश मैंने पढ़ी नहीं तो उसके बारे में थोड़ा मुश्किल है कमेंट करना ठीक है बट एनसीईआरटी और एस चांद मेरे पास है हाँ अगर किसी के पास दिनेश की पीडीएफ फाइल अगर बाई चांस है तो मुझे फॉरवर्ड कर देना ठीक है तो मैं वो भी देख लूंगा राइट ओके नेक्स्ट चलते हैं तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स कंडक्टर्स क्या होते हैं जी कंडक्टर्स Those who allow electricity to pass through them. हाँ जी ठीक है तो कंडक्टर्स जो हैं वो चीजें होती हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इट कैन मूव इलेक्ट्रिक चार्ज कैन मूव ठीक है और ये जो जनरली मेटालिक जो सब मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं कोई रीजन बता सकता है मेरे को व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनीवन कम ऑन यार बताओ अरे यही बोल दो कि नहीं पता बोलो तो सही हेलो नहीं पता सर हाँ, क्योंकि कोई सर बात मेटल्स होते हैं सर, उनके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर वो जल्दी Yes. लूज कर पाते हैं सर। Sir, Yes. free electrons. यस तो क्यों बोल क्यों नहीं रहे थे क्या सोच रहे थे यार सर हाँ? अनम्यूट नहीं हो रहा था। अच्छा अनम्यूट नहीं हो रहा था ओके तो बिल्कुल सही बोला मेटल्स के अंदर क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो शेल का स्ट्रक्चर जो शेल स्ट्रक्चर होता है एटम्स का उसके आउटर जो शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसकी वजह से जो मेटल्स हैं दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी गुड बहुत अच्छी कंडक्टिविटी होती है उनकी ठीक है नॉन मेटल्स जनरली नहीं कंडक्ट करते हैं बट एक नॉन मेटल है ग्रेफाइट राइट ग्रेफाइट जो कि एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का ठीक है तो अगर आपको कोई पूछे कि कोई ऐसा नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो देन इट इज ग्रेफाइट ठीक है ग्रेफाइट कहाँ यूज होता है मोटर्स जो होती हैं उसके अंदर कार्बन लगे होते हैं कार्बन ब्रशेस लगे होते हैं वो ग्रेफाइट होता है राइट तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए यूज होता है सो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अच्छा जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिक चार्ज अपने अंदर से फ्लो नहीं करने देते उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स यानी कि प्लास्टिक हो गया या ग्लास हो गया रबड़ हो गया सूखी लकड़ गीली नहीं वेट वुड नहीं ड्राई वुड वेट वुड में क्या होता है वाटर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और करंट लग जाएगा ठीक है तो ड्राई वुड सूखी लकड़ तो दैट इज इंसुलेटर तो एक जो हम जनरली अपने घर पे वायर देखते हैं उसके अंदर होता है कॉपर ठीक है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और उसके बाहर होती है इंसुलेशन ताकि जब हम उस वायर को हाथ लगाएं तो हमें शॉक ना लगे सर हर वायर के अंदर कॉपर यूज होता है हर वायर के अंदर जनरली कॉपर यूज होता है क्योंकि कॉपर जो है वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है लेकिन इंडस्ट्रीज में कुछ वायर्स यूज होते हैं जिसमें एल्यूमिनियम यूज होता है
क्योंकि कॉपर एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम कॉस्टली आता है, राइट। एल्यूमिनियम भी यूज होता है। जो आप ये वायर्स देखते हो जो बिजली बोर्ड के खंभों में जो लगी होती है ना वायर्स, जो शाइनी सी वायर होती है, दैट इज एल्यूमिनियम, ठीक है, वो एल्यूमिनियम की वायर होती है। तो ओके सर। जनरली कॉपर और एल्यूमिनियम यूज किया जाता है वायर्स में, ठीक है। ओके चलिए, ओके तो करंट, ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वही चीज है, हाउ डू करंट फ्लो इन अ वायर, ठीक है। जब तक ये वायर का टुकड़ा है, ठीक है, जब मैंने इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये रैंडमली घूमते रहते हैं, ठीक है। रैंडमली कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, ठीक है, जब तक मैंने पोटेंशियल डिफरेंस कोई नहीं लगाया। बट एज सुन एज जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है सीधे हो जाते हैं और मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये हमारे मेटल में होते हैं, जो हमारा कंडक्टर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलाइन हो जाते हैं और मूव करना शुरू कर जाते हैं। तो व्हेन अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक अ सेल और अ बैटरी is connected between the ends of a metal wire, then an electric force acts on the electron present in the wire. एक फोर्स लगती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है अलाइन हो जाते हैं। डाउट किसी को अभी तक? No, sir. मेरी स्पीड फास्ट तो नहीं लग रही है आपको? नो सर। समझ आ रहा है? अच्छा कन्वे कर पा रहा हूँ? यस सर। Yes, sir. सर चलिए ठीक है, तो हाँ जी बोलिए। सर हमारे पास अगर कॉपर की वायर है तो उसमें कॉपर के एटम होंगे, और हम यहाँ पे अकेले इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं, तो सर एटम्स ब्रेक हो जाते हैं जब एटम्स पोटेंशियल। बच्चे एटम्स ब्रेक नहीं होते। आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है? ऐसा यस होता है, सर। शेल्स बने होते हैं, राइट, ठीक यस है। सर। मेटल्स में ऐसे शेल बने होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सभी में सेम होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो सभी में होते हैं, हर एटम में होते हैं, चाहे वो कॉपर है चाहे वो एल्यूमिनियम है, राइट, वो हर एक में होते हैं। बट जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होता है, कॉपर एटम, जब हम कॉपर की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कॉपर के एटम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं या कॉपर के एटम मूव कर रहे हैं, नो। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो भी आउटर शेल का, ठीक है, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो तो बहुत टाइटली अट्रैक्टेड होते हैं न्यूक्लियस की तरफ जिसमें प्रोटॉन है, ठीक है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच के रखता है। और सर हमारे पास अगर होल करंट होता है सर, वो पॉजिटिव चार्ज आयंस मूव करते हैं सर, वो तो फिर एटम्स के बीच वो में से जाएंगे। वो दैट इज आप केमिस्ट्री की बात कर रहे हो जिसमें आयंस मूव करते हैं, राइट। यहाँ पे अभी हम इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ओके सर। ठीक है। कोई और मतलब क्या डाउट क्या है आपका, मतलब आप प्लीज मुझे दोबारा बताइए एक बार। कि सर अगर अकेले प्रोटॉन्स कैसे आते हैं सर, और उसके साथ एटम्स के अंदर ही प्रोटॉन्स होते हैं सर, न्यूक्लियस के अंदर। एक्चुअली जो आपका डाउट है ना ये थोड़ा सा ना इंजीनियरिंग लेवल का डाउट है। एक्चुअली होता क्या है, ये एटम्स ऐसे पड़े होते हैं, यस सर। ठीक है, ऐसे। तो जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है ना वो ऐसे जंप करते हुए जाते हैं, यस सर। ठीक है। तो वो ड्रिफ्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पड़ा है वो दौड़ के यहां तक जा रहा है, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हुए जाते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, ये इनफैक्ट 11th-12th में भी नहीं है, ये इंजीनियरिंग में आपको पढ़ने को मिलेगा अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं तो, राइट। ओके सर। ठीक है, कोई और डाउट? No, sir. चलिए ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, करंट की नहीं, इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? जब मैंने ये चीजें लगा दी, एक सेल लगा दिया, उसको वायर से जोड़ दिया और एक बीच में बल्ब लगा दिया, एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ये, ठीक है। ये स्विच मेरा ओपन है, स्विच ओपन है, तो यहाँ से मेरे जो चार्जेस हैं वो निकल के ऐसे नहीं जा पा रहे, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने स्विच बंद कर दिया, करंट फ्लो होने लग गया, ये करंट ऐसे फ्लो होने लग गया और ये ब्लो कर गया, ठीक है। क्लियर है? इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट। अ कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, अ कॉन्टिन्यूअस सर्किट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, कोई
बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। स्विच क्या करता है, जब हम स्विच को ऑफ कर देते हैं तो वो कॉन्टिन्यूटी खत्म हो जाती है, तो वो इट इज नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो एक कॉन्टिन्यूअस और कंडक्टिंग, यानी कि एक कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए। ऐसा नहीं है यहाँ पे अगर आप कोई रस्सी लगा दोगे तो भी आपका बल्ब जग जाएगा, ऐसा नहीं है। तो एक कंडक्टिंग पाथ चाहिए जिसमें वायर है, जो कि कंडक्टिंग वायर है, या अदर रेजिस्टेंसेस क्या होता है वो थोड़ा आगे पढ़ते हैं। बल्ब भी एक रेजिस्टेंस है, तो हमने एक बल्ब लगा दिया, एक स्विच लगा दिया, एक सेल लगा दिया, तो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया और इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। समझ आया इलेक्ट्रिक सर्किट, एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। Yes, sir. ठीक है, a continuous conducting path consisting of wires and other resistances and a switch between the two terminals of a cell or a battery along which an electric current flows. Right. Okay, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से सुना। जब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुई थी, ठीक है, तो किसी को नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, राइट। उन्हें लगता था कि जो पॉजिटिव टर्मिनल पे जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव जो प्रोटॉन्स हैं ये मूव करते हैं, राइट। तो उनको क्या लगा कि हाँ प्रोटॉन्स मूव करते हैं, तो ये प्रोटॉन यहां से उठ के ऐसे जाके कंडक्टर में से और ऐसे चले जाते हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर, ठीक है। उन्हें बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं यार ये प्रोटॉन्स नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो एक सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये मेरा बैटरी लगी हुई है, ये मेरी वायर है, दिस इज माय वायर, कंडक्टिंग वायर, ठीक है। और सेल के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ये भाग लेंगे यहां से जाते रहेंगे और ये जाके ऐसे यहां मिल जाएंगे, ये बन जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है। लेकिन ये है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक मींस इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, ठीक है। लेकिन हम कन्वेंशनल डायरेक्शन लेते हैं करंट की। कन्वेंशनल क्या, साइंटिस्ट ने क्या यार अब तो गलती हो गई है, चलो छोड़ो क्या चेंज करेंगे। तो आज भी कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन प्लस से होते हुए माइनस की तरफ है, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, यहां से करंट शुरू होता है यहां जाते हुए और यहां, जबकि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं वो यहां से यहां और ऐसे हो रहे हैं। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, ठीक है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में है चार्ज जो है कौन सा फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन साइंटिस्ट को पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, उन्हें लगता था कि प्रोटॉन्स फ्लो करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मान लिया कि ये जो प्रोटॉन्स हैं ये उठ के ऐसे जा रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो जब उन्हें पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो उन्होंने कहा कि छोड़ो यार अब तो डायरेक्शन मान ही लिया हमने, तो उसी से ही चलते हैं। तो कन्वेंशनल मींस जो हिस्टोरिकली हम फॉलो करते आ रहे हैं, कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब ये होता है कि जो हम पुराने टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं वही, राइट। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लो इन अ सर्किट इस डायरेक्शन में है, लेकिन जो कन्वेंशनल करंट है, जो हम एक्चुअल में करंट की डेफिनेशन मानते हैं, वो इस, एक सेकंड में थोड़ा रब कर लूं, वो इस पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होके ऐसे जाते हुए ऐसे है, ठीक है। कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन है ये होती है। क्लियर है? डाउट तो नहीं है किसी को? No, sir. ठीक है। तो अर्लियर No, sir. electric current was considered to be a flow of positive charges, but that is no longer the case. Positive charges नहीं flow करते, negative charges यानी कि electrons flow करते हैं। But still conventional direction of electric current is from positive terminal of a cell to the negative terminal. Clear है? आज के बाद जो भी हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे उसके अंदर यही कन्वेंशनल डायरेक्शन हम करंट की लेंगे। कोई डाउट तो नहीं रह जाएगा? No, sir. आगे चल के ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए
कि सर नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं होगा करंट का डायरेक्शन, होगा, इलेक्ट्रॉन्स वहीं से फ्लो कर रहे हैं, लेकिन कन्वेंशनल डायरेक्शन जो हम मानते हैं वो है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, चलिए लेट्स मूव। ओके, सर्किट डायग्राम के कैपेसिटी है आगे करने की, थोड़ा सा और कर लेते हैं। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए ओके, सर्किट, अभी हम सर्किट डायग्राम्स करेंगे, सर्किट डायग्राम्स करेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम किसका है, सेल का। एक सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, जो बड़ी वाली डंडी है वो है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, ये सपोज करो एक ऐसे बल्ब लगा दिया मैंने एक, ठीक है, और ये मैंने ऐसे लगा दिया और ऐसे लगा दिया। करंट की डेफिनेशन ऐसे जाएगी ए या ऐसे जाएगी बी, बताओ सर करंट की डायरेक्शन। ए की तरफ सर, A. कन्वेंशनल B. डायरेक्शन। कन्वेंशनल B, sir. ए। बी, ए, बी, बी किसने बोला? अरे बोल पड़ो, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। Sir, Yashpal. अच्छा यशपाल जी, बी क्यों आपको लगा? सर मुझे लगा सर आप एक्चुअल डायरेक्शन पूछ रहे हो। नहीं, अब मैंने कहा था कि जो भी अब से अब जो भी हम करंट की डायरेक्शन की बात करेंगे वो हमेशा कन्वेंशनल की ही करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सिर्फ आपको बताने के लिए था कि एक्चुअल में मूवमेंट कैसे हो रही है, बट अब से हम जब भी करंट की डायरेक्शन की बात करेंगे तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जो करंट जाएगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ऑलराइट, यस क्लियर? सर। चलिए ठीक है, ओके। अब ये क्या है, यहाँ पे मैंने एक से ज्यादा बैटरी लगा दी, ये मेरी पहली बैटरी, ये मेरी दूसरी बैटरी, ये मेरी तीसरी बैटरी, ये लगा दिया, ठीक है। अ बैटरी ऑफ 2 सेल्स, ठीक है। एक सेल सपोज अगर 2 वोल्ट का है और मैंने 3 लगा दिए तो ये मेरे को 6 वोल्ट की बैटरी मिल जाएगी। नेक्स्ट, कनेक्टिंग वायर, जो भी हमारी वायर है कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, वो सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। वायर जॉइंट ये काम नहीं आएगा बट स्टिल देख लो, ठीक है। अगर ये मतलब एक वायर जा रही है, उसके ऊपर से हमने एक वायर का, पंजाबी चैनल कहिए तो कुंडी मार ली, ठीक है, यहाँ से हमने वोल्टेज उठा ली, तो एक ऐसे हमने वायर लगा दी, ठीक है। और इसमें क्या है, वायर्स क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टेक्ट, मतलब एक तार जा रही है। हाँ जी बोलिए। सर रिपीट कर दो। कौन सा वायर जॉइंट? यस सर। ओके, देखो वायर जॉइंट में क्या है कि सपोज करो एक वायर जा रही है ऐसे, ठीक है, ये वायर जा रही है एक, ठीक है। इस पे से मुझे, ये सपोज करो वायर 5 वोल्ट पे है, ठीक है, इस पे मैंने 5 वोल्ट की यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है। तो अगर मैं ये वाला यहाँ पे एक जॉइंट मार लूंगा इसके, कई बार हम करते नहीं है कि मतलब एक ही वायर से 3-4 चीजें चलाते हैं, तो हम ये वायर का जॉइंट मार देते हैं वहां पे, राइट। अभी जब हम आगे इलेक्ट्रिक सर्किट्स करेंगे ना तो ये आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि वायर जॉइंट क्या होता है, ठीक है। और आगे चलते हैं, ये वायर क्रॉसिंग विदाउट अ कॉन्टेक्ट, मतलब एक वायर ऐसे जा रही है, ठीक है, और दूसरी वायर क्या किया मैंने, ऐसे क्रॉस करवा दी, लेकिन ये दोनों जुड़ी नहीं हुई हैं, ठीक है, ये दोनों सर हाँ जी। सर जब एक वायर जिसमें 5 वोल्ट का करंट फ्लो हो रहा है उसमें अगर 4 वायर लिसन लिसन 5 वोल्ट करंट नहीं है, 5 वोल्ट वोल्टेज है। सॉरी सर, और हाँ। सर अगर उसमें हम 4 वायर्स का जॉइंट लगा देते हैं तो सर फिर उन जो वायर्स का जॉइंट लगाएंगे उनमें भी 5 उसमें भी 5 वोल्ट आ जाएगा, यस, यही मेरा पॉइंट था। ये जब आप सर्किट डायग्राम करोगे ना, सपोज आप ये सपोज करिए ये एक बैटरी है, ठीक है, मैंने बैटरी में से एक वायर निकाली है, इस वायर पे मैंने ज्वाइंट करके 4 तारे और निकाल दी, यहाँ मैंने वायर का ज्वाइंट लगा दिया, ठीक है। तो अगर ये 5 वोल्ट पर है तो यहाँ पे भी मुझे 5 वोल्ट ही मिल जाएगा सभी पे, ठीक है। ये वायर ज्वाइंट है मेरे पास, ये वाला। मैं ही कह रहा हूँ जब आप आगे हम सर्किट्स करेंगे तो ये समझ आ जाएगा, इससे इतना घबराने की जरूरत नहीं है इस पॉइंट से, ठीक है, कुछ भी नहीं है ये, ओके, ठीक है।
वायर क्रॉसिंग विदाउट अ कॉन्टैक्ट। देन फिक्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है ये अभी हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं, ओम्स लॉ करेंगे उसमें हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। ये होती है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये एरो लगा होता है इसके ऊपर, इस एरो, इसकी हम रेजिस्टेंस घटा बढ़ा सकते हैं। अगेन जब हम ओम्स लॉ करेंगे तो ये चीजें समझ में आ जाएगी। ये एम मीटर का साइन है। एम मीटर किस लिए यूज करते हैं हम? करंट की वैल्यू को चेक करने के लिए। किसी सर्किट में हमें देखना हो कि कितना करंट जा रहा है किसी सर्किट में से, तो वहां पे हम एम मीटर यूज करते हैं। किसी सर्किट में कितनी वोल्टेज है उसके लिए हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं। ये दोनों चीजें हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर भी करंट मेजर करता है लेकिन बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है ये, राइट। करता मेजर करंट ही है बट इट इज अ वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सेंसिटिव मतलब कि छोटे से छोटे करंट के जो लेवल हैं उनको भी ये डिटेक्ट कर सकता है। स्विच को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे, ये या ये, ठीक है। ये ओपन स्विच है। ओपन स्विच हम देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे कांटेक्ट नहीं है, देयर इज नो कांटेक्ट। तो जब कांटेक्ट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स या हमारा चार्ज फ्लो नहीं करेगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। और ये क्लोज स्विच है, यहाँ पे कांटेक्ट बना हुआ है और यहाँ पे ये जो डॉट का मतलब है, इसके अंदर ये सॉर्ट ऑफ एक चाबी होती है, जब उसमें हम वो चाबी लगाएंगे तो स्विच ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्लोज प्लग की बोलते हैं। ये सिंबल है इलेक्ट्रिक बल्ब का, ठीक है। जो भी हम बल्ब शो करते हैं उसको हम ऐसे शो कर देते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब का, या फिर ये वाला, ठीक है। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई गेस जस्ट इन सिंबल्स हैं ये। जब इनको सर्किट डायग्राम जो हम अप्लाई करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डाउट कोई? नो सर। नो सर। ठीक है, आगे क्या है? एग्जाम, हाँ ठीक है, ये एक एग्जांपल है सर्किट डायग्राम का। ये मैंने एक बल्ब लगा दिया, यहाँ पे मेरा स्विच ऑफ है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और यहाँ पे मेरा स्विच ऑन है तो ये बल्ब ग्लो कर रहा है। और मेरे करंट की डेफिनेशन आप सॉरी मैं बार बार डेफिनेशन बोल रहा हूँ, डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन आप देखिए कन्वेंशनल डायरेक्शन है। आई ये देखिए, ये देखिए, ये और ये, ठीक है। अब से हम कन्वेंशनल की ही बात करेंगे, पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन में तो अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, नो सर। ठीक है। ओके, ये अब हम करेंगे कल। आज के लिए आई गेस इतना ही काफी है।